बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि हमारे पास लास्ट चैप्टर है। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 14, जिसमें हमने बात करनी है फाइल हैंडलिंग इन सी की। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी भी है लेकिन ये कि ट्रिकी भी है। ठीक है, तो बेसिकली जो फाइल हैंडलिंग है वो अपने सी के अंदर कैसे करनी होती है और होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा कुछ जो हमने है ना वो इस चैप्टर में देखना है। सी लैंग्वेज में आपकी बुक का ये लास्ट चैप्टर है, फाइल हैंडलिंग इन सी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ स्ट्रीम। हमारे पास स्ट्रीम क्या होती है। इलस्ट्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी स्ट्रीम। हमने इलस्ट्रेट करना है डिफरेंस टेक्स्ट का और बाइनरी स्ट्रीम का। तो बेसिकली स्ट्रीम होती क्या है। अ लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल इज़ नोन एज स्ट्रीम। जैसे कि आपको पता है आपकी जो फाइल्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो डिफरेंट लोकेशंस में पड़ी होती हैं। अब उनका आपस में अगर कोई कनेक्शन ना हो, कोई राब्ता ना हो, तो फिर आप उस दोनों के अंदर या फिर उस फाइल के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर आप चेंजिंग नहीं कर सकते तो फिर अपने टास्क कैसे परफॉर्म कर सकेंगे। तो बेसिकली फिर क्या बनाया जाता है, फिर उन फाइल्स के दरमियान उन फाइल्स का लॉजिकल इंटरफेस बनाया जाता है, उनको लॉजिकली इंटरकनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो आपकी फाइल्स का लॉजिकल इंटरफेस होता है ना, उसको हम कहते हैं स्ट्रीम। जो फाइल्स का लॉजिकल इंटरफेस होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रीम। इट इज़ अ फ्लो ऑफ डाटा। हमारा डाटा का फ्लो होता है। इट इज़ अ फ्लो ऑफ डाटा। ये डाटा का फ्लो होता है कि ये बताता है कि डाटा ने किस फ्लो के साथ मूव करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस टू अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम। जब हम किसी इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर के अंदर कैरेक्टर्स को भेजते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी लाइन अगर टाइप करनी है, अगर आपने किसी किस्म का टेक्स्ट जो है कंप्यूटर को भेजना है, किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन यूजिंग इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को भेजनी है यूजिंग कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट मेथड, तो क्या करेंगे आप कैरेक्टर्स को जो है सेंड करेंगे। अब वो जो कैरेक्टर्स होंगे वो एक स्ट्रीम में आपके कंप्यूटर तक जाएंगे और उस स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स जब आप इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर को दे रहे होते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट स्ट्रीम। उसके बाद अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम कंप्यूटर टू आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड आउटपुट स्ट्रीम। और जब आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है कंप्यूटर से आपके आउटपुट डिवाइस में आ रहा हो, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइस में आ रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग आउटपुट स्ट्रीम। और एक स्ट्रीम है वो उसका काम कहता है, स्ट्रीम इज एसोसिएशन विद द फाइल यूजिंग एन ओपन ऑपरेशन। आपकी जो स्ट्रीम है वो एक फ़ाइल से किस तरह एसोसिएट करती है, ठीक है, वो फाइल से किस तरह एसोसिएट करती है वो होता है यूजिंग ओपन ऑपरेशन।
तो बेसिकली मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए बताती हूँ। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है कि स्ट्रीम क्या होती है। आपके पास होती है एक चीज़, एक वर्किंग एरिया, वर्किंग डोमेन जो होती है आपके पास रैम, जिसके ऊपर आप करंटली वर्किंग कर रहे होते हैं। जिस भी आप करंट टास्क को ऊपर काम कर रहे होते हैं वो कहाँ पर होती है, आपके पास रैम के अंदर होती है। और वो परमानेंटली टाइम के लिए स्टोर नहीं होती, वो टेम्परेरी टाइम के लिए आपका डाटा जो है स्टोर होता है। और आपके पास एक डोमेन होती है, एक वर्किंग एरिया होता है जो कि बिहेव करता है आपके स्टोरेज के लिए, और वो होती है आपके पास हार्ड डिस्क या फिर डिस्क खाली कह लें, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, आप जो है वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, करंटली जो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं वो रैम में कर रहे होते हैं। आपका जो प्रोग्राम है जब वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, तो उसके जो वेरिएबल्स हैं, उसके इनपुट्स हैं, उसके जो आउटपुट्स हैं, वो करंट फाइल के अंदर जैसे रहते हैं, करंट प्रोग्राम में रहते हैं। जब वो प्रोग्राम आपका रैम से ख़त्म हो जाता है तो वो प्रोग्राम कम्प्लीटली तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, अनटिल आप उसको दोबारा एग्जीक्यूट ना कर दें, ठीक है। तो करंटली आप जो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं वो आप इस रैम के अंदर करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, हार्ड डिस्क ने आपके डाटा को परमानेंट टाइम के लिए स्टोर करना होता है, ठीक है। रैम जो है आपके डाटा को टेम्पोरेरी टाइम के लिए स्टोर करती है, जिसके ऊपर आप करंटली टास्क परफॉर्म करते जाते हैं, और जबकि हार्ड डिस्क आपके डाटा को परमानेंट टाइम के लिए स्टोर करवाता है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जो आपका प्रोग्राम है वो आपने प्रोग्राम लिखा, आपने उसको एग्जीक्यूट करवाया, आपने यूज़र से इनपुट ली, वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, और उसके बाद आपके जो आउटपुट है वो जनरेट हुई। अब जब आपने प्रोग्राम को बंद करना है तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो रैम में ही वर्किंग परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि ये आपके पास एक्टिव मेमोरी स्पेस होती है, जिसमें आप जब करंटली किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक्चुअली उसकी प्रोसेसिंग रैम में हो रही होती है। तो जैसे ही आपने प्रोग्राम को बंद कर दिया वो प्रोग्राम रैम से भी ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर जब आप नए सिरे से उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे, नए सिरे से आपको प्रोग्राम को रन करवाना पड़ेगा, नए सिरे से आपको प्रोग्राम में जो है वैल्यूज़ इनपुट करवानी पड़ेगी यूज़र से, नए सिरे से आपके रिजल्ट जनरेट होंगे। तो बेसिकली ये सिलसिला चलता रहता है बिकॉज ऑफ कि आपका जो प्रोग्राम है वो रैम में टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होता है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जो आपका प्रोग्राम है या आपकी जो टास्क है, जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज के, वो परमानेंट टाइम के लिए स्टोर हो जाए। फॉर एग्जांपल बार बार यूज़र जो है इनपुट ना दे, बार बार आपको जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के बाद दोबारा से नए सिरे से वेरिएबल्स जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जनरेट होते हैं, उसके बाद दोबारा से आपको नए सिरे से जो है इनपुट्स जो है यूज़र से लेनी पड़ती है, आउटपुट्स जो है आपके डिस्प्ले होती है नए सिरे से। आप चाहते हैं ये काम ना हो, या फिर आप चाहते हैं कि जो आपका प्रोग्राम है वो परमानेंट टाइम के लिए स्टोर हो, बार बार यूज़र से इनपुट्स ना ले। तो उस केस में आपको क्या करवाना पड़ेगा, उस केस में आपको अपने प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करवाना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम को जो आपने रैम में परफॉर्म किया होता है, जिसकी वर्किंग आपने करंटली की होती है और वो रैम में स्टोर हो होती है टेम्परेरी टाइम के लिए, आप चाहते हैं कि आप उस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में राइट करवा दें, ठीक है। आप चाहते हैं आप उस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में क्या करवा दें, राइट करवाएं। इससे क्या होगा, फिर आपका जो प्रोग्राम है वो परमानेंट स्टोरेज पे सेव हो जाएगा, आपका प्रोग्राम परमानेंट टाइम के लिए जो है स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, नेक्स्ट टाइम पे जब अपने प्रोग्राम को दोबारा से रन करवाएं तो आपको दोबारा से यूज़र से इनपुट नहीं लेनी पड़ेगी, आपको दोबारा से नए सिरे से प्रोग्राम के लिए ना इनपुट लेनी पड़ेगी, ना नए सिरे से आउटपुट जनरेट करनी पड़ेगी। जो इनपुट्स पहले से अवेलेबल हैं उसी के अगेंस्ट जो रिज़ल्ट है वो आपको कैलकुलेट करके डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। तो बेसिकली आपने क्या किया है, जो रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान का जो काम है वो आपने किया कि आपने प्रोग्राम को उठा के हार्ड डिस्क में राइट करवा दिया, जो कि परमानेंट टाइम के लिए स्टोर होगा। अब रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान कोई किसी भी किस्म का कनेक्शन कोई नहीं है, ठीक है। रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान किसी भी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है।
तो इनके दरमियान जो कनेक्शन बिल्ड करते हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो कनेक्शन बिल्ड करते हैं वो होता है आपके पास लॉजिकल इंटरफेस या लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये आपके पास एक किस्म का एक ब्रिज होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो आपके रैम में प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो। अब वो किस तरह हो, वो उसकी टेक्निक्स डिफरेंट है, आपने किस फंक्शन को यूज़ करते हुए हार्ड डिस्क में अपने प्रोग्राम को जो है स्टोर करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जब भी यूज़र कोई इनपुट लिखता है, कोई प्रोग्राम लिखता है, तो वो प्रोग्राम आपका बेसिकली करंट टाइम पे जो रन कर रहा होता है वो प्रोग्राम आपका होता है स्टोर्ड रैम के अंदर, ठीक है। यूज़र कोई भी टास्क परफॉर्म करे, किसी भी किस्म का टास्क परफॉर्म करे, वो होता ही प्रोसेसिंग सबसे पहले रैम के अंदर है। तो ये हमारी मर्ज़ी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग नॉर्मली पेंट के ऑप्शन में, लेट्स सपोज पेंट के ऑप्शन को हमने ओपन किया, हम उसके ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं। अब वो करंटली जो ड्राइंग कर रहे हैं वो हमारी सेव होती है इन रैम फॉर टेम्परेरी टाइम के लिए। टेम्परेरी टाइम के लिए वो कहाँ पे स्टोर होती है, रैम के अंदर, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जो आपकी पेंटिंग है या जो भी ड्राइंग को आपने ड्रॉ की है वो परमानेंट टाइम के लिए आपके पास कंप्यूटर में सेव हो जाए, ठीक है। और उस पर्पज़ के लिए आप क्या करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब वेरी नेक्स्ट टाइम पे जब उस ड्राइंग को ओपन करें तो वो आपको एज इट इज़ मिले जिस तरह आपने उसको बनाया लास्ट, मतलब जिस सीक्वेंस के साथ जिस तरह आपने बनाया वो लास्ट पे जो रिज़ल्ट है वो एज इट इज़ रहे, वो चेंज ना हो, ठीक है। ये आपको नए सिरे से ना बनाना पड़े। तो उस पर्पज़ के लिए आप क्या करते हैं, आप अपनी फ़ाइल को या फिर अपनी पेंटिंग को, ड्राइंग को सेव करवा देते हैं। और वो सेव करवाने का मतलब क्या होता है, वो सेव करवाने का मतलब होता है कि आपकी जो ड्राइंग है या आपकी जो पेंटिंग है वो आपकी रैम में तो टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर हो रही है, लेकिन वो साथ ही साथ कहाँ पे स्टोर हो जाए परमानेंट टाइम के लिए, आपकी हार्ड डिस्क में, ठीक है, आपकी डिस्क में स्टोर हो जाए, ताकि वेरी नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर जब आप उसको जो है यूज़ करें या ओपन करें तो आपकी ड्राइंग या पेंटिंग एज इट इज़ आपको शो हो। इसी तरह जो प्रोग्रामर होता है सी लैंग्वेज में या फिर किसी में भी, प्रोग्रामर जब अपनी प्रोग्रामिंग करता है तो करंट प्रोसेसिंग उसकी रैम में हो रही होती है। जब उसने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना होता है तो वो भी ऑन द बेसिस ऑफ रैम रिजल्ट्स जो उनसे आपके शो होते हैं, ठीक है। करंट प्रोग्राम के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके रैम में स्टोर होते हैं, ठीक है। जब यूज़र ने लेट्स सपोज इनपुट लेनी है, अगर कंप्यूटर ने इनपुट लेनी है फ्रॉम द यूज़र, तो यूज़र से वो इनपुट लेगा और वो इनपुट के अगेंस्ट जो रिजल्ट जनरेट होंगे वो भी स्टोरिंग जो उनसे होगी वो रैम के अंदर होगी, ठीक है। अब प्रोग्रामर चाहता है कि नेक्स्ट टाइम पे जब मैं ये प्रोग्राम रन करूँ तो मुझे दोबारा से इनपुट ना देनी पड़े, ये प्रोग्राम मेरा परमानेंट टाइम के लिए एज इट इज़ रहे। उसके अंदर चेंजिंग आप करना चाहें तो इन फ्यूचर कर ले, लेकिन प्रोग्राम आपका एज इट इज़ रहे। उस पर्पज़ के लिए आप क्या करते हैं, उस पर्पज़ के लिए जो प्रोग्रामर होता है वो अपने प्रोग्राम को रैम से उठाता है और हार्ड डिस्क में स्टोर करवाता है या हार्ड डिस्क में रखवाता है अपने प्रोग्राम को, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर फिर ताकि उसका जो प्रोग्राम है वो परमानेंट टाइम के लिए हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाए। और जब यूज़र उस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करवाए तो उसके रिज़ल्ट्स वही हों, ना ही वो यूज़र से इनपुट ले, ना ही वो रिज़ल्ट्स को चेंज करे। वो एज इट इज़ जो लास्ट में आपने रिज़ल्ट स्टोर करवाए थे यूज़र से इनपुट लेने के बाद वो इनपुट्स मेंटेन रहे, आपके रिज़ल्ट एज इट इज़ रहे। तो बेसिकली अब ये रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान में, रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान में अब किसी भी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब उस पर्पज़ के लिए कि रैम से डाटा आपका हार्ड डिस्क में स्टोर हो, उस पर्पज़ के लिए जो है हम लोग ना एक लॉजिकल इंटरफेस डेवलप करते हैं, लॉजिकल ब्रिज बनाते हैं, लॉजिकल कनेक्शन डेवलप करते हैं, जिसका काम होता है एक्ट एज अ ब्रिज, ठीक है। इसने क्या करना होता है, इसने एक ब्रिज की तरह काम करना होता है, आपके डाटा को रैम से उठा के हार्ड डिस्क में स्टोर करना होता है, लेकिन ये लॉजिकल इंटरफेस होता है, ठीक है। ये लॉजिकल कनेक्शन होता है, ये लॉजिकल इंटरफेस होता है जो कि आपकी फ़ाइल को रैम से उठाता है, हार्ड डिस्क में स्टोर करवाता है। और इस लॉजिकल कनेक्शन या लॉजिकल इंटरफेस को हम कहते हैं, लॉजिकल इंटरफेस को हम कहते हैं स्ट्रीम, ठीक है। इस लॉजिकल इंटरफेस को हम कहते हैं स्ट्रीम।
फाइल के अंदर जो लॉजिकल इंटरफेस होता है, जो कि आप यहाँ से इसके दरमियान में जो स्टोरिंग करवाता है परमानेंट टाइम के लिए हार्ड डिस्क में, उस लॉजिकल इंटरफेस को हम कहते हैं स्ट्रीम। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रीम कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, अ लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल इज कॉल्ड स्ट्रीम। उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम। अब स्ट्रीम आपके पास क्या है, स्ट्रीम आपके पास है, स्ट्रीम इज अ लॉजिकल इंटरफेस ऑफ अ फाइल। फाइल का एक लॉजिकल इंटरफेस है आपके पास स्ट्रीम। ठीक है, पहली बात। उसके बाद दूसरी बात ये एक्चुअल में क्या है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ डाटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपने अपने डाटा को रैम से हार्ड डिस्क में स्टोर करवाना है फॉर द परमानेंट टाइम। परमानेंट टाइम के लिए आपने अपने डाटा को रैम यानी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस से परमानेंट स्टोरेज डिवाइस यानी डिस्क में स्टोर करवाना है। अब ये डाटा का फ्लो हो रहा है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। ठीक है, तो ये क्या है, डाटा का फ्लो हो रहा है, दैट इज़ इट इज़ अ फ्लो ऑफ डाटा। इट मीन्स कि स्ट्रीम जो है आपकी वो है फ्लो ऑफ डाटा, जो कि लॉजिकल इंटरफेस आपकी फाइल का होता है। क्लियर। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम। फिर हमारे पास एक आती है स्ट्रीम्स की दो टाइप्स। ठीक है, स्ट्रीम्स की आपके पास आती हैं दो टाइप्स। एक आती है आपके पास इनपुट स्ट्रीम, ये वन टाइप, और एक आपके पास आती है सेकंड टाइप, जिसको हम कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये बेसिकली आपके टू टाइप्स होती हैं स्ट्रीम्स की। स्ट्रीम्स जो कि आपके पास लॉजिकल इंटरफेस होता है फाइल्स का, जिसने डाटा को फ्लो करवाना होता है। अब इसकी फर्दर टू टाइप्स होती है, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। अब इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है, जब आपने इनपुट डिवाइसेस की मदद से, ठीक है, जब आपने इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर में किसी किस्म की इनपुट देनी हो, इनपुट डिवाइसेस की मदद से किसी किस्म की इनपुट देनी हो, और वो इनपुट आपकी फ़ाइल हैंडलिंग में टर्म आती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि इनपुट जो उनसे होते हैं वो आपके पास कैरेक्टर्स मिलके आपकी एक सीक्वेंस वो मिलके आपके स्टेटमेंट बनाते हैं, सिंटेक्स बनाते हैं। तो एक कैरेक्टर जो है जब वन बाय वन आपकी कैरेक्टर जाते रहते हैं, जैसे अब आप इसी इनपुट की बात कर लें तो आपके पास आई एक कैरेक्टर है, एन एक कैरेक्टर है, पी एक कैरेक्टर है, यू एक कैरेक्टर है, टी एक कैरेक्टर है। तो जब इनपुट को टाइप करते हैं ऑन द कीबोर्ड तो ये आपके पास बन जाते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये हाथ सीक्वेंस से जा रहे होते हैं। तो बेसिकली जब आप इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर को किसी किस्म के सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एज इनपुट देते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ इनपुट या इनपुट स्ट्रीम। ठीक हो गया। तो इसके लिए जब हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं इसे अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस to computer। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर भेजे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पास आउटपुट स्ट्रीम। अब ये क्या होती है, ये होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जब आपने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइस के थ्रू डिस्प्ले करवाने होते हैं। ठीक है, ये तो इनपुट डिवाइसेस की मदद से आपने इनपुट लिए कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर से जब आपने आउटपुट डिवाइसेस में डिस्प्ले करवाने हो उसी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, तो उसको कहते हैं हम लोग आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट स्ट्रीम।
तो इसको जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम लिखेंगे उसे अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम कंप्यूटर टू आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो बेसिकली जब आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को आउटपुट से कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइसेस पे शो करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम। तो ये जो स्ट्रीम होती है ये एसोसिएट होती है फाइल्स के थ्रू यूजिंग किस ऑपरेशन को यूज़ करते हुए ये सारा काम करते हैं। ये ओपन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए सारा काम करते हैं। ठीक है, ओपन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए इसने सारी जो फाइल्स होती हैं उनके दरमियान जो एसोसिएशन डेवलप करना होता है, पॉसिबल एसोसिएशन कैसे करेगी वो ओपन फंक्शन के थ्रू करेगी। ठीक है, ओपन ऑपरेशन के थ्रू। और जब आपने फाइल्स के दरमियान में स्ट्रीम ने डिसोसिएट करवाना हो, यानी कि उनके ताल्लुक या कनेक्शन या लॉजिकल ब्रिज जो भी बनाया हो उसको ख़त्म करना हो, तो वो किस ऑपरेशन के मदद से करेगी? वो करेगी क्लोज ऑपरेशन की मदद से। ठीक है, स्ट्रीम की बात कर रहे हैं कि अगर एसोसिएशन डेवलप करना तो ओपन ऑपरेशन के थ्रू होगा, अगर डिसोसिएशन डेवलप करना तो वो होगा क्लोज ऑपरेशन के थ्रू। उसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, बेसिकली हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। अब आपके पास स्ट्रीम्स की कितनी टाइप हैं? देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम जो कि हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, 2 तरह की आपके पास स्ट्रीम्स होती हैं जो कि हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। एक होती है टेक्स्ट स्ट्रीम, एक होती है आपके पास बाइनरी स्ट्रीम। ठीक है, तो बेसिकली एक होती है आपके पास टेक्स्ट स्ट्रीम जो आपकी टेक्स्ट की फॉर्म में होती है, एक होती है आपके पास बाइनरी स्ट्रीम जो कि आपके पास होती है बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, 2 तरह की आपके पास स्ट्रीम्स होती हैं। अब टेक्स्ट स्ट्रीम्स क्या होती है? टेक्स्ट स्ट्रीम्स क्या होती है? ये आपकी होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जबकि आपके पास बाइनरी स्ट्रीम क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ठीक है, बेसिकली टेक्स्ट स्ट्रीम क्या होते हैं? जब आपके जो भी नंबर होते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, जो भी चीज़ होती है वो आपके पास कैरेक्टर्स की फॉर्म में होती है, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और जब हमारे पास बाइनरी फॉर्म में कोई चीज़ आ जाती है 0-1 की फॉर्म में, तो हम उसको कहते हैं बाइट। तो जो भी स्ट्रीम या सीक्वेंस आपका बाइट्स की फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं बाइनरी स्ट्रीम। तो टेक्स्ट स्ट्रीम आपके पास होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अ सर्टेन कैरेक्टर ट्रांसलेशन में अगर इन अ स्ट्रीम टेक्स्ट स्ट्रीम, जैसे कि आपको पता है आपका जो कंप्यूटर है वो टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा को एक्सेप्ट नहीं करता, वो टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा को समझता नहीं है, उसके लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है। ठीक है, तो जब हम लोगों के पास टेक्स्ट स्ट्रीम होती है तो टेक्स्ट स्ट्रीम्स के लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर ट्रांसलेटर, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर ट्रांसलेटर। ठीक है, तो टेक्स्ट स्ट्रीम की जब बात करते हैं तो टेक्स्ट स्ट्रीम आपके पास क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। A certain character translation may occur in our text stream. For example, a new line may be converted into a carriage return line feed pair. It means that there may not be a one-to-one relationship between the written characters and the characters in external device. ठीक हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी टेक्स्ट होता है वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है? उसको ट्रांसलेट करके समझना पड़ता है। एज़ यू नो, कंप्यूटर आपकी मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो आपकी टेक्स्ट या करेक्टर बेस्ड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। उस पर्पज़ के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पर्पज़ के लिए आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो कि आपके करेक्टर्स को ट्रांसलेट करके जो है
टेक्स्ट स्ट्रीम को फर्दर जो है उसके रिजल्ट्स को जनरेट करवाए। जैसे कि अगर आपने किसी न्यू लाइन को कन्वर्ट करना है कैरीज रिटर्न में या फिर लाइन फीड पेयर के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं होगा बिटवीन जो आपने करैक्टर्स को राइट किया हुआ उसके और जो आपकी एक्सटर्नल डिवाइस करैक्टर्स के लिए जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसके लिए। आपकी मशीन जो डिवाइस है और आपकी जो एक्सटर्नल डिवाइस है दोनों की लैंग्वेज में फ़र्क होगा, और जो आपका कंप्यूटर होगा या फिर उसने जो इंस्ट्रक्शन देनी है या फिर जो भी समझना है एक्सटर्नल डिवाइस से जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी कंप्यूटर के अंदर उसके लिए उसको चाहिए होगा ट्रांसलेटर। तो बेसिकली इसको आप एक और तरह से समझ सकते हैं कि यूज़र ने जब इनपुट की फॉर्म में कुछ दिया कंप्यूटर को, तो जो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, उसके लिए उस करैक्टर्स की सीक्वेंस को जो है ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद एक आती है आपके पास बाइनरी स्ट्रीम। जैसे कि आपको पता है जो आपकी बाइनरी स्ट्रीम होती है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती है। द ट्रांसलेशन इज़ नॉट परफॉर्म्ड इन बाइनरी स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास ऑलरेडी जो सीक्वेंस होता है वो आपकी बाइनरी फॉर्म में होता है, और कंप्यूटर आपकी जो है वो बाइनरी फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, कंप्यूटर जो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, जो उसकी मशीन लैंग्वेज है वो आपकी बाइनरी फॉर्म में ही होती है, जो आपकी 0-1 की फॉर्म में होती है। 0 या 1 फॉर्म में जो आपके पास लैंग्वेज होती है दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी। ठीक है, ये बाइनरी फॉर्म में होती है। कंप्यूटर को बाइनरी स्ट्रीम को समझने में ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। इट एग्जिस्ट विद अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू द एक्सटर्नल डिवाइसेस। और इस केस में क्या होता है, जब उसको 0-1 की फॉर्म को समझने में कोई मुश्किल नहीं होती, उसके लिए उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, तो जो एक्सटर्नल डिवाइस के साथ इसका रिलेशन होगा या कॉरेस्पॉन्डेंस होगी वो 1-to-1 रिलेशन की फॉर्म में होगी, क्योंकि बोथ ऑफ द एक्सटर्नल डिवाइस और जो आपका कंप्यूटर है वो 1-to-1 बाइनरी जो लैंग्वेज है, बाइनरी स्ट्रीम्स है, वो पास कर रही है एक दूसरे को। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न और रीड इज द सेम एज द नंबर ऑफ बाइट्स ऑन द एक्सटर्नल डिवाइस। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके नंबर ऑफ बाइट्स हैं जो आप लिख रहे हैं या उसको रीड कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ बाइट्स बिल्कुल सेम है जो कि आपके एक्सटर्नल डिवाइस पे नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल है। However, an implementation defined number of bytes may be appended to a binary stream. लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बाइनरी स्ट्रीम होती है ना, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ बाइट्स जब आपने इम्प्लीमेंट करने होते हैं ना, तो उनको डिफाइन जब किया जाएगा ना, तो उस रूल को आपको अपेंड करना पड़ेगा, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा बाइनरी स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये था आपके पास स्ट्रीम और डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी स्ट्रीम। टेक्स्ट और बाइनरी स्ट्रीम में क्या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस को हम दोबारा से गो थ्रू करते हैं कि आपके पास जो टेक्स्ट स्ट्रीम होती है वो क्या होती है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। ये करेक्टर्स का सीक्वेंस होती है, इसके अंदर करेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि आपके पास बाइनरी स्ट्रीम क्या होती है, बाइनरी स्ट्रीम जो है वो बाइट्स का सीक्वेंस होती है, नंबर ऑफ बाइट्स 0-1 की फॉर्म में जो आपके पास नंबर्स होते हैं, 0-1 की फॉर्म में जो आपकी बाइनरी फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं बाइनरी फॉर्म। तो आपकी जो टेक्स्ट स्ट्रीम होती है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है, जबकि आपके पास बाइनरी स्ट्रीम जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती है। टेक्स्ट स्ट्रीम इट डज नॉट हैव अ 1-to-1 रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल डिवाइसेस। इसका एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ 1-to-1 रिलेशन नहीं होता। 1-to-1 रिलेशन के बजाय यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, वो होती है ट्रांसलेटर, जिसने टेक्स्ट स्ट्रीम को ट्रांसलेट करके नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करना होता है ताकि कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सके। जबकि बाइनरी स्ट्रीम में क्या होता है, इट हैज़ 1-to-1 रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल डिवाइसेस। इसमें एक्सटर्नल डिवाइसेस के दरमियान जो है 1-to-1 रिलेशन करस्पॉन्ड होता है, मेंटेन होता है। अ सर्टेन कैरेक्टर ट्रांसलेशन में अकर इन टेक्स्ट स्ट्रीम। एक ख़ास किस्म का कैरेक्टर ट्रांसलेशन जो सा होता है वो चाहिए होता है टेक्स्ट स्ट्रीम्स के लिए। बाइनरी स्ट्रीम में आपको किसी भी किस्म का कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होता। नो ट्रांसलेशन अकर्स इन बाइनरी स्ट्रीम। उसके बाद टेक्स्ट स्ट्रीम इट इज़ लेस एफिशिएंट दैन बाइनरी स्ट्रीम। इसकी एफिशिएंसी कम होती है
और बाइनरी स्ट्रीम की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है कम्युनिकेशन बनाने के लिए, कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर टेक्स्ट डाटा, ये जब भी यूज़ किया जाएगा जस्ट टेक्स्ट डाटा के लिए यूज़ किया जाएगा। जबकि बाइनरी स्ट्रीम किसके लिए यूज़ किया जाएगा, इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये था बेसिकली आपके पास फाइल हैंडलिंग इन सी। फाइल हैंडलिंग क्या होती है, जब आप अपने प्रोग्राम को रैम से परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करवाएं फॉर परमानेंट टाइम, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो बेसिकली होप आप, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो में आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।